ज़ोहरान 2 दिनों से हवेली नहीं आया था और इन 2 दिनों में वो बिज़नेस के कामों में उलझा रहा था। दूसरा उसे माहम वाला भी किस्सा ख़त्म करना था, लेकिन फिर भी ज़िमल उसकी सोचों में थी। सारे काम ख़त्म करता वो हवेली के लिए निकला। रात 11 बजे वो हवेली पहुंचा। गहरी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। गर्दन को दाएं बाएं हिलाता वो कोट उतारता, हाथ में लिए ऊपर की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में मलगजा सा अंधेरा फैला था। बेड पर ज़िमल महवे इस्तराहत थी। उसके लबों पर तबस्सुम बिखर गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये मुस्कुराहट लम्हों में सिमटने वाली थी। उसके वजूद को देखते उसे सकून आया था। ये बात तो वो खुद भी बखूबी महसूस कर रहा था। ये लड़की उसके लिए दिन ब दिन लाजिम व मलजूम होती जा रही थी, लेकिन मोहब्बत का इकरार अब तक उसने नहीं किया था। लेकिन ये मानने में उसे कोई आर न थी कि ये लड़की उसके रगो जान में बस चुकी थी। छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके पास आया। बेड पर बैठते ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह था। उसकी आंखें पथराई, माथे पर लातादाद बल पड़े। ज़िमल के चेहरे पर नील के निशानात वाज़ेह थे और माथे की एक साइड पर खून जमा हुआ था। ज़िमल, वो नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रख कर बोला, लेकिन फ़ौरन ही उसने हाथ हटाया। तेज़ बुखार में तप रही थी वो। उसे उठाने लगा, लेकिन वो होशो-गिर्द से बेगाना थी। वो कमरे में लाइट ऑन करता फैमिली डॉक्टर को कॉल मिला चुका था। उन्हें आने का कहकर ज़िमल के ऊपर कंफर्टर ठीक करने लगा। उसकी हालत देखकर उसे गुस्सा आया था। इन्हें बुरी तरह मारा गया है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए थे। उसका मुआयना करते हुए उन्होंने कहा, आप मेडिसन दे दें, बुखार कब तक उतर जाएगा। उनकी बात पर वो लब भींचता बात बदल गया। इंजेक्शन लगा देता हूँ, लेकिन कुछ देर में बुखार कम होगा तो गनूदगी के असर से बाहर आ जाएंगी। आप फिर ये मेडिसन खिला दीजिएगा, सुबह तक बुखार कम होगा। और ये ट्यूब ज़ख्मों पर लगा दें। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोलते चले गए। ज़ोहरान परेशानी से उसके बराबर में बैठ गया। गुस्सा था कि नीचे जाकर पूछे कि ये किसने किया और उसका हशर कर दे, लेकिन वो गुस्सा ज़ब्त करता सुबह का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सच बात तो ज़िमल ही बता सकती थी उसे। वो चेहरे पर आए उसके बालों को पीछे करने लगा। आंखें सूजी हुई थी। ज़ोहरान को उसकी हालत देखकर तकलीफ हुई, और यही मोहब्बत थी। वो पहली बार उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ता। बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद गया। पानी। 2 घंटे गुजरे थे कि उसकी नकाहत ज़दा आवाज़ पर उसने फौरन आंखें खोली। क्या हुआ ज़िमल, कुछ चाहिए? नरमी से पूछने लगा। पानी। उसके बोलने पर वो साइड टेबल से ग्लास उठाता, साथ टैबलेट भी उसे खिला चुका था, और दोबारा लिटा दिया। कमजोरी के बाइस ज़ोहरान खान के बारे में वो गौर ना कर सकी। दोबारा सो गई। ज़ोहरान भी एक साइड पर लेटा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब आंख खुली तो ज़ोहरान खान को अपने बराबर में लेटा पाया। दिल उसको 2 दिन के बाद देखकर तेजी से धड़कने लगा। फिर कल का मंजर पूरी जुज़ियात के साथ याद आया। आंखें भीग गई। माथे पर हाथ लगाया तो पट्टी लगी थी। साइड टेबल पर रखी दवाई और ट्यूब देखते हुए वो ज़ोहरान खान की तरफ मोहब्बत से देखने लगी। क्या था ये शख्स? हर बार अपने रवैये से खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता था उसे। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा अब आपको, फीवर तो नहीं है? अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करते वो जागा। ज़िमल को जागा देखकर फ़ौरन फ़िक्रमंदी से उसकी पेशानी पर हाथ रखते बोला, शुक्र, फीवर कम है। हल्का सा मुस्कुराया वो। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? उसको रोता देखकर वो परेशान हुआ। आप क्यों इतनी फ़िक्र करते हैं? वो बेबसी से पूछने लगी। आप ज़िम्मेदारी हैं मेरी, मनकूहा हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो इत्मीनान से नरमी से बोला। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। वो पहले वॉशरूम गया, वहाँ से मुँह हाथ धोता नीचे चला गया। अभी 7 बज रहे थे और हवेली के लोग 8 बजे ही कमरों से निकलते थे। मुलाजमाएं किचन में काम कर रही थीं। एक से कहकर डबल रोटी, दूध, उबला हुआ अंडा ट्रे में रखवाया और उसको लेकर कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में आया तो वो मुँह हाथ धोकर बेड की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। जल्दी से नाश्ता करें, फिर मेडिसन भी लेनी है। उसके आगे उसने ट्रे रखा। वो भी चुपचाप खाने लगी। वो शख्स पहले ही उसका इतना ख्याल रख रहा था, अब वो बच्चों की तरह उसे तंग नहीं करना चाह रही थी। उसके खाने के बाद वो उसे मेडिसन देकर अपने कपड़े वार्डरोब से निकालता बात लेने चला गया। ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या हुआ और कैसे हुआ? और अगर ये सब उन्हें बीबी खान ने गलत तरीके से बता दिया तो? वो भीगी आंखों से सोचने लगी। बाहर निकलकर ड्रेसिंग के आगे खड़ा वो अब बाल बना रहा था, ब्राउन कमीज शलवार में। वो बहुत वजीह लग रहा था। तैयार होने के बाद वो ज़िमल के सामने आ बैठा। कैसे हुआ ये सब? उससे पूछता वो साइड टेबल से ट्यूब उठाता, उसके जख्मों पर लगाने लगा। मैं खुद लगा लूंगी, वो झिझकी थी। आपको जो बताने का बोला है ना, वो बताइए।
وہی سنجیدہ لہجہ جس سے زمل اکثر اوقات خائف رہتی تھی۔ وہ فہد خان، وہ الف سے لے کر یہ تک سب سچ بتاتی چلی گئی۔ اس گھٹیا شخص پر مجھے پہلے ہی شک تھا، ماہم کے معاملے میں الجھ گیا تھا، ورنہ پہلے ہی اسے سبق سکھاتا۔ غصے کی زیادتی سے چہرہ سرخ پڑ گیا، ہاتھ کی نسیں ابھر رہی تھی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، زمل جلدی سے صفائی دینے لگی۔ میں جانتا ہوں، اور یہ آئندہ مجھے اس طرح صفائی مت دیجیے گا، یقین ہے آپ پر۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا، لیکن پھر بھی زمل کا دل ڈر گیا۔ ماہم کا کیا ہوا؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جو آپ کو بتایا تھا ویسے ہی کیا اور کامیاب بھی ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماہم والے معاملے کے بارے میں وہ پہلے ہی اسے بتا چکا تھا۔ وہ اس کی شریک حیات تھی تو اس کی ہر بات کی بھی تو رازدار ہونی چاہیے۔ اچھا، میں ذرا فہد خان سے نبٹ لوں اور میں کچھ دنوں میں ہی آپ کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ ابھی کسی کو بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، مشل کو بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا اور واش روم سے ہاتھ دھونے گیا۔ جب نکلا تو زمل بولی، آپ چھوڑ دیجئے نا، کچھ نہ کریں، اور پلیز ہم مشل کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ التجائی لہجے میں بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میری عزت پہ ہاتھ اٹھایا۔ اچھا نہیں کیا اس نے یہ سب کر کے۔ وہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے ماتھے پہ لمس چھوڑتا باہر نکل گیا۔ زمل اس کے اقدام میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار تھا جو یہ شخص اسے یہ مان بخش کے گیا تھا۔ غنودگی میں تو وہ محسوس نہیں کر سکی، لیکن اب جب پورے ہوش حواس میں تھی تو اسے طمانینت محسوس ہوئی۔ وہ زخموں میں ہوتی تکلیف کو نظر انداز کرتے وضو کرنے چلی گئی۔ فہد خان کہاں ہے؟ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ مشل ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا چکی تھی، مسفرہ کمرے میں تھی، جبکہ محتشم صاحب، فضیلہ بیگم اور مہرمہ بیگم لاؤنج میں تھے۔ کیا ہوا ہے زہران؟ محتشم صاحب اسے غصے میں دیکھ کر پوچھنے لگے۔ بابا سائیں جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ ڈیرے میں ہے، لیکن کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ابھی محتشم خان اس معاملے سے لا علم تھے۔ وہ بنا کچھ کہے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ میری غیر موجودگی میں کچھ ہوا ہے؟ وہ فضیلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر فضیلہ بیگم نے انہیں ساری بات بتائی۔ زہران خان ڈیرے پر پہنچا تو وہ کسی ملازم سے بات کر رہا تھا۔ زہران اس کے پاس پہنچتا اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف اسے کھینچ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے زہران؟ اس کے تیور دیکھ کر فہد تھوک نگلتے بولا۔ اب بھی میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بولتا ایک پنچ اس کے منہ پر جڑ چکا تھا۔ زہران کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے محسوس ہوا تو وہ غصے سے چلایا۔ میری عزت پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تیری؟ وہ بھوکے شیر کی مانند ایک اور پنچ مار کر بولا، اور بس یہی نہیں تھا بلکہ اس کے بعد کئی اور مکے مارے۔ فہد خان بھی اپنے بچاؤ کے لیے اسے مارنے لگا۔ ملازم کھڑے ان دونوں کو لڑتا دیکھ رہے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر چھڑائے۔ زہران، فہد، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اور تم لوگ انہیں چھڑوا نہیں سکتے تھے؟ محتشم خان آتے ہی دھاڑے۔ زہران چھوڑو اسے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے چھڑانے لگے۔ بابا سائیں سے کہہ دے، یہ اب میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت کی نا اس نے تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا میں۔ وہ غصے سے کہتے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتا جانے لگا۔ ملازم حیرت سے زہران خان کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ کیوں ہاتھ اٹھایا تم نے اس پر؟ وہ کرخت لہجے میں بولے۔ بابا سائیں، تایا سائیں، وہ فہد انہیں بھی وہی بات بتانے لگا جو فضیلہ بیگم کو بتایا تھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اب اس لڑکی کے پاس بھی مت آنا، ورنہ آپ کی بار زہران سے میں نہیں بچاؤں گا تمہیں۔ وہ سختی سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ اس زہران کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اب۔ وہ منہ سے خون صاف کرتا سامنے دیوار پر ایک مکہ رسید کر چکا تھا۔ کیسی ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ زہران کمرے میں آتا بولا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ زہران ڈیرے سے سیدھا آفس چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ اس کے ہونٹ کے پاس خراشیں دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں۔ دوائی لی تھی؟ جی۔ تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر آیا اور اس کی دوائی چیک کرنے لگا۔ کہاں لیا ہے؟ وہ ٹیبلٹس کو دیکھتا بولا۔ دوپہر کو لی تھی۔ وہ اس کی چیکنگ پر آنکھیں گھما گئی۔ ابھی کون لے گا؟ کھانا کھایا ہے؟ وہ آئی براؤ اچکاتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی اسے دوائی بھی دی۔ آپ سو جائیں۔ وہ کمفرٹر درست کرتا دوسری جانب آ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے، اپنا موبائل دے دیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے بسورتی ہوئی آواز آئی۔ کیا کریں گی؟ اس کی آنکھیں ہنوز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں، لیکن توجہ ساری اسی کی طرف تھی۔ گیم کھیلوں گی، وہ منمنائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے موبائل میں گیمز ہوں گے؟ پتہ ہے مجھے، آپ جیسے خشک مزاج انسان کے موبائل میں گیم نہیں ہوں گے، لیکن ڈاؤن لوڈ کر کے تو دے سکتے ہیں نا مجھے۔
वो नाक चढ़ाते हुए बोली, लेकिन जब उसकी घूरती आंखें महसूस हुई तो दांतों तले दबदबा गई। कौन सा करूं? मोबाइल की स्क्रीन रोशन करते उसने पूछा। बबल शूटर, वो मासूमियत से बोली। बच्चों वाला गेम। वो बुड़बुड़ाता प्ले स्टोर पर सर्च करने लगा। नहीं तो आप बताएं, बड़ों वाला गेम, पबजी खेलूं क्या? वो लड़ने के अंदाज में बोली। नहीं, आप यही खेल लीजिए, ये लें, और इधर उधर नहीं जाइएगा। उसके तेवर देखते वो जल्दी से मोबाइल आगे कर चुका था। इधर उधर नहीं जाइएगा, क्या लड़कियों से बात करते हैं? वो उसकी नकल उतारते आखिर में मशकूक हुई। यही समझ ले। उसकी बात पर वो मुस्कुराहट दबाते बोला। वो बात को ऐसे ही तूल दिए जा रहा था। उस लड़की से बात करके उसे अच्छा लगता था, सारी थकन उतर जाती थी। क्या कहा? वो उसे घूरते हुए पूछने लगी। कुछ भी नहीं, गेम खेलिए आप। वो मुस्कुरा कर कहता दोबारा लैपटॉप पर कोई मेल पढ़ने लगा। 3 दिन गुजर गए थे। जिमल के जख्म भी अब ठीक हो चुके थे। वो ज्यादा हाथ जोहरान खान का था इस बात में। वो कभी उससे नहीं कहता था कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन अपने रवैये से, अपनी बातों से उसे एहसास दिला चुका था। एक मुलाजमा को वो खास ताकीद करके जाता था कि उसका ख्याल रखे। वो अपने बैंगलों की कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा था साथ साथ, जिसका काम खत्म होने को था तकरीबन, ताकि जल्द अज जल्द वो उसे लेकर वहाँ शिफ्ट हो सके। जोहरान अभी बाहर से आया था। उसका इरादा अपने मोरे और बाबा से मिलकर कमरे में जाने का था। कमरे से आती बातों की आवाज़ें सुनकर, जिनमें महरमा बेगम की भी आवाज़ शामिल थी, अभी वो थोड़ा और नज़दीक आया कि मोरे की बात सुनकर रुक गया था। आप जोहरान का रवैया देख रहे हैं उस लड़की के साथ? आप तो उसे वन्नी में लेकर आए थे और आपका फर्जंद उसे बीवी बना बैठा है। वो नफरत से भरे लहजे में मोहतशिम खान को कहने लगी। ये तो है। अब देखो, उस लड़की माहम के वालिद का बातें हैं, जोहरान की उससे शादी कर दें, और इस लड़की के बारे में भी कुछ सोच रखा है मैंने। वो हंकारा भरते बोले। जोहरान के नाम पर जिमल को वन्नी बनाकर लाने पर वो पछता रहे थे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? फजीला बेगम खोजती निगाहों से पूछने लगी। उनके पूछने पर मोहतशिम खान आगे का लाहे अमल बताने लगे, और जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे, जोहरान का सुनना मुहाल होता जा रहा था। मुठियां भींचते उसके हाथों की नसें उभर आई थी, माथे पर बल डाले बाप की बात सुनता उसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो रहा था। बाबा साईं, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, आप इस हद तक भी जा सकते हैं। दिल में कहता वो कमरे की जानिब बढ़ा। खाना लाऊं? जोहरान कमरे में आया तो जिमल सलाम करके उससे पूछने लगी। नहीं, सिर्फ कॉफ़ी ला दें। वो थका थका सा कोट उतारते हुए बोला। जिमल सर हिलाते नीचे चली गई। वो परेशानी के आलम में पाँव लटकाए बेड में गिरते के से अंदाज में बैठा। एक ऑफिस में इम्पोर्टेंट डील चल रही थी, जिसका फाइनल होना लाजमी था, क्योंकि अभी तो न्यू ऑफिस स्टार्ट हुआ था। लेकिन नौमान के वालिद की मदद से वो लोग अब तक 2 प्रोजेक्ट साइन कर चुके थे, और ये तीसरा बहुत अहम था। और हवेली आकर जब वो मोरे और बाबा साईं की बात सुनने और हवेली आकर जब उसने मोरे और बाबा साईं की बात सुनी तो और परेशानी में घिर गया। ये ले। जिमल उसके आगे कप बढ़ाते बोली। कॉफ़ी लेता वो स्टडी की तरफ बढ़ गया, बिना कुछ कहे। जिमल अचंभे से उसकी पुश्त देखने लगी, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराकर थैंक यू ज़रूर बोलता था और उसकी खैरियत भी लाजमन मालूम करता। शायद थके हुए हों। वो कंधे उचकाए बैठ के एक कोने पर आकर लेट गई। अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी जो जोहरान ने ला कर दिया था। वो स्टडी पर आकर सोफे पर बैठा नौमान का नंबर डायल करने लगा। कुछ बैलों के बाद कॉल रिसीव कर ली। हाँ बोल, अभी तो तू गया था, इतनी जल्दी याद आ गई मेरी। आज भाभी लिफ्ट नहीं करा रही क्या? फ़ोन रिसीव होते ही शरारत से नौमान की आवाज़ आई। कुछ डिस्कस करना था, वो मध्यम लहजे में बोला। हाँ बोल। अब वो भी संजीदगी से पूछने लगा। जोहरान ने उसे अपने मोरे और बाबा साईं की बात बताई। मैं तो इस लड़की को जिस मतलब के लिए लाया था वो तो खैर अच्छा खासा पूरा हो चुका है। बहुत बीमार रहने लगा है इसका बाप, तड़प रहा है वैसे ही जैसे हम तड़प रहे थे 20 साल पहले। अब मैं इस लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल दूंगा, लेकिन इसके बाप के पास भी नहीं भेजूंगा। ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि कोई ढूंढ भी नहीं सकेगा। वो सफाकी से बोले। जोहरान को पता चलेगा तो वो हवेली छोड़कर चला जाएगा। महरमा बेगम गुफ्तगू में हिस्सा डालते बोली। तो मैं कौन सा उस लड़की को बाहर फेंकवाऊंगा, ये काम कुछ बंदों से अगवा करके करवाऊंगा। वो हंसते हुए बोले। सफाकी से बोलते उन्हें ज़रा सा भी रहम ना आया, और ना ही दिल ये गुनाह करने पर लरज रहा था। तो तू अंदर जाकर अपने बाबा साईं को कुछ बोला क्यों नहीं? नोमान को भी इस बात पर गुस्सा आया था। कैसे वो किसी लड़की को अगवा कर सकते थे? उस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त था। अगर गुस्से में अंदर चला जाता तो बाबा जाईं अपने इस मंसूबे से पीछे हट जाते
और दूसरा कोई और मंसूबा बना लेते। अभी तो मैं ये मंसूबा जान गया था, दूसरा कैसे जान पाता? वो तफसील से बताने लगा। हाँ ये तो है। वो उसकी दूर अंदेशी पर उसे सराहने लगा। अच्छा ये 20 साल पुराने वाली बात क्या है? नुमान नासमझी से पूछने लगा। इस बात से तो मैं खुद अनजान हूँ, लेकिन बीबी जान ने इस तरह से किसी बात का जिक्र तो किया था कुछ। अब ये बात मैं कल सुबह उनसे पूछूंगा। पता नहीं और क्या क्या देखना है, वो थके हुए लहजे में बोला। परेशान ना हो, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फ़ोन कट करता वो रूम में आया, जहन परेशानी में उलझा हुआ था। वो लैपटॉप उठाए बेड के एक तरफ बैठ गया। आपको पता है मुझे खीर बनाना नहीं आता। आपकी मोरे ने आज मुझे इतना डांटा और मेरा बाजू भी मरोड़ दिया। उसके आते ही वो रोज़ की तरह अपनी सुर्ख कलाई को देखते शुरू हो चुकी थी। वो रोज़ रात को जब लैपटॉप पर काम करता तो उसे दिन भर की रुदात सुनाती, वो भी खामोशी से सुनता और तसल्ली देता। तुम्हें हर वक्त रोने के अलावा कुछ नहीं आता? जब कुछ बनाना नहीं आएगा तो सुनोगी ना डांट। एक तो न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, अब तुम मैट्रिक पास हो, मेरी मदद तो कुछ कर नहीं सकोगी, कम अज़ कम मुझे सुकून तो दे सकती हो ना। सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ मैं, ये भी नहीं देख रहा कि तुम मेरे भाई के कातिल की बहन हो। और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? लैपटॉप उसने खोला तो डील कैंसिल होने की ईमेल आई हुई थी। वो जो पहले ही परेशान था मज़ीद परेशान हो गया, सर दर्द से फटने लगा था। और फिर जिमल की बातें, अपना सारा गुस्सा उसने उस पर उतार दिया। उसकी ढार सुनकर वो आंखों में बेयकीनी लिए बेड से बेसाख्ता उठकर 2-3 कदम पीछे ले गई। आंखों से पानी मोतियों की सूरत निकल कर गर्दन पर आ रहा था। मैं मैट्रिक पास? वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। जिमल जाएं अभी रूम से। वो बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करके जाने का बोला, मुबादा वो कुछ गलत ना बोल जाए। वो आंसुओं से लबालब आंखें उठाकर एक शिकवा कुनाम नज़र उस पर डालती बाहर की जानिब भागी। वो मैनेजर को कॉल करके डील की कैंसिलेशन की वजह पूछ रहा था। इसके बाद दोबारा लैपटॉप पर काम करने लगा, लेकिन जहन भटक भटक कर उसकी शिकवा कुना आंखों पर अटक जाता। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया ये? वो बालों में हाथ फंसाए गहरी सांस लेता बेड की पुश से टेक लगा गया। सुबह उसको मनाने का सोचा, वो अभी जहनी तौर पर डिस्टर्ब था। वो यही समझा कि वो मिशेल के कमरे में गई होगी, लेकिन शायद सुबह का इंतज़ार करना अब ला हासिल था।